मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, कल हमने राजनाथ साहब के बयानात के बारे में बात की थी कि वो कितने बेबस, मजबूर और लाचार लगते हैं। आज इसके पीछे छुपी कहानी भी सामने आ चुकी है, वो भी आपको बताऊंगा। पेंगोंग झील पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में भी आपको आज बताना है। और दिप्सांग वैली में अब क्या चल रहा है, जहाँ चाइना ने 1000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, 10,000 ट्रुप्स को भी डिप्लॉय कर दिया था। वहाँ अब क्या हो रहा है। और इसके अलावा पहले मैं ताइवान को कवर नहीं कर रहा था। ताइवान का डायरेक्ट तल्लक चीन के साथ बन रहा है, चीन के साथ उसका फटा बन रहा है, तो उसको कवर करना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया और ताइवान का मसला सेम है। और आपस में जब तक ताइवान पहले हल होगा या पहले इंडिया का मसला हल होगा, इन दोनों के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, चलते हैं पहले इंडिया की तरफ और जयनाथ साहब के बयानात की तरफ। जयनाथ साहब ने कहा था कि ना तो इंडिया अपना सर झुकने देगा और ना ही किसी का सर झुकाना चाहेगा। तो इसको अब जो आप मैं मजीद आगे आपको बताना जा रहा हूँ, इसको आप ऐसे पढ़ लें कि ना तो इंडिया जंग करना चाहता है और ना ही करेगा, और दूसरा कि हमें पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके पीछे क्या हकीकत थी, इस बयान के पीछे क्या हकीकत थी, यहाँ इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एशिया टाइम कहता है कि इंडिया स्विंग लाइक पेंडुलम बिटवीन चाइना एंड यूएस। इंडिया, अमेरिका और चीन के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है। यहाँ पर मोदी को बहुत से हकायक मद्देनजर रखने चाहिए थे। अमेरिका से इताद करने से पहले मोदी को सोचना चाहिए था कि मेरे पड़ोस में चीन है और वो एक इमर्जिंग पावर है, उनके साथ तल्कात कायम कर लिए। मगर यहाँ पर वो गलती कर गए कि चीन के साथ उनके तल्कात अच्छे बनाने चाहिए थे। इससे पहले रूस के साथ उनके अच्छे तल्कात थे, मगर वो भी इतने अच्छे नहीं रहे कि अब अमेरिका के साथ इंडिया ने इलाक कर लिया है और रूस को उन्होंने छोड़ दिया है। नाज़रीन, सोवियत यूनियन यानी USSR एक बड़ी पावर थी जिसने हिटलर और नेपोलियन को शिकस्त दी, मगर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन से शिकस्त खा गया और 15 रियासतें बन गई। तब रूस यहाँ था और चीन यहाँ था। फिर जब ये अफगानिस्तान में रूस ने जंग हारी, तो फिर रूस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया और चाइना इसके बराबर आ गया। यहाँ पे एक मसला होता है कि जब 15 रियासतें बनती हैं तो रूस में मुआशी बदहाली आ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो रूस को IMF के पास पैकेज लेने के जरिए जाना पड़ा। IMF ने इतनी सख्त शराइत रख दी कि वो कोई किसी किस्म की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, किसी किस्म की कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये पैसा सारा खर्च करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो रूस की मार्केट थी वो खाली हो गई और उस मार्केट में चीन ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए, यानी चीन को स्पेस मिल गई और चीन ऊपर आना शुरू हो गया। अब चीन यहाँ पे आ गया और रूस यहाँ पर। अब मसला क्या हुआ कि चीन इमर्जिंग पावर बनना शुरू हो गया और रूस जो है अभी फिर वापस शायद मुमकिन है कि वो अपना टारगेट अचीव कर ले, अपना गोल हासिल कर ले, फिर वो सबका मकाम तक पहुंच जाए। लेकिन तब तक के लिए अब चीन ने वो स्पेस हासिल कर ली है तो शायद मौका ना मिले। द इकोनॉमिक टाइम लिखता है कि इस पेंगोंग सू जस्ट अ स्क्रीन स्मोक एंड डिप्सांग चाइनाज मेन टारगेट। इसका मतलब ये है कि क्या ये नज़र का धोखा है कि चीन पेंगोंग में को सामने रख के इसमें धोखा दे के, और असल उसका जो है डिप्सांग जो है वो उसका मेन टारगेट है। नाज़रीन, डिप्सांग है क्या? डिप्सांग पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 1000 मुरबा किलोमीटर का एक मैदान है। सतह समंदर से 18,000 फीट की बुलंदी पर यह एक मैदान, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के दरमियान ये 1000 किलोमीटर का एक, इसके जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ बाटल नेक है। बाटल नेक की तरह रास्ता गुजरता है जो नेचुरल है पहाड़ों के दरमियान में। अब पहले यहाँ पर इंडिया पेट्रोलिंग करता था, इंडिया के पास था। अब ना वो इंडिया के पास है ना ही चाइना के पास है, ये एक बफर जोन है। डिप्सांग वैली में एक तरफ इंडिया बैठा हुआ है और दूसरी तरफ चाइना, जबकि जहाँ पर वो तंग वैली आती है जहाँ पे वो बाटल नेक है, तो उस बाटल नेक के दोनों तरफ चाइना बैठ गया। अब दोनों तरफ जब चाइना बैठ गया है तो वो रास्ता उनका इंडिया का वहाँ से कट गया। अब इंडिया वहाँ पे पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकता, पहाड़ों पे बैठा है, बैठा रहे, जब उठाना पड़ा तो उठा लेंगे। लेकिन सरे दस्त जो है ना वो पेट्रोलिंग वहाँ कर सकता है और ना ही वो
वहाँ से गुजर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ चाइना ने कब्जा कर लिया है पहाड़ों के, वहाँ डेप्सांग वैली से आगे निकल के जहाँ पे तंग रास्ता बनता है। राजनाथ साहब ने कहा था कि हमें पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, तो असल में वो डेप्सांग वैली थी जो उन्होंने, इस डेप्सांग का जिक्र तो नहीं किया लेकिन ये जिक्र कर गए कि हमें पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, तो वहाँ पर उनको पेट्रोलिंग करने से रोक दिया गया है और मजीद अब वो डेप्सांग में भी शिकस्त खा चुके हैं। नजरीन, ये मैदानी इलाका पहले इंडिया के पास था जो कि अब इंडिया के पास नहीं रहा, यानी कि अब इंडिया यहाँ भी शिकस्त खा गया है। नजरीन, जंग के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है: मौसम, जोग्राफिया और फासला। मौसम सरमा आ रहा है, अगर इंडिया ने वहाँ उन पहाड़ों में से गुजरने की कोशिश की तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी, और एक हवाई फायर भी कर दें तो वो तमाम जो गूंज और बज़गश्त की वजह से जब सरसराहट पैदा होती है तो वो सारा ग्लेशियर नीचे आ जाएगा, और अगर गाड़ियाँ इंडिया गुजारना चाहे तो वो इनको गोली चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर फायर करने की या इनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फायर कर दें तो ग्लेशियर आराम से नीचे आ जाएगा और गाड़ियाँ दब जाएंगी। और दूसरा फासला यानी रसद और कमत, तो वो इंडिया की काट दी गई है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों तरफ पहाड़ों के दोनों तरफ चाइना बैठ गया, तो उनका रसद और कमत कट चुकी है और फासला इससे बढ़ जाएगा। जब आगे जो फौजी हैं उनको नहीं मिलेगा कुछ खाने पीने को, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या। नजरीन, अब आपको बताना चाहूँगा कि पेंगोंग सू झील में क्या हुआ। तो पेंगोंग सू झील में चाइना ने अपना नेवी का जहाज उतार दिया जिसके ऊपर पूरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, यानी कि असला वगैरह सारा लगा हुआ है। एक अखबार की खबर के मुताबिक चाइना सेंट्रेंथन उस पेंगोंग सू में जो जहाज उतारा है उसके ऊपर सब कुछ लगा हुआ है, और ये जो झील है ये सतह समंदर से 18,000 फीट की बुलंदी पर है, और उस झील के अंदर चाइना ने अपना नेवी का शिप उतार। नज़ीन, आपको बताता चलूँ कि हर रीजन के लिए चाइना की अलग फ़ौज है जिनको वो मुख्तलिफ नाम देते हैं। साउथ चाइना सी में जो फ़ौज इस वक्त उनकी कर रही है, काम लड़ रही है, वो है सदर्न कमांड, और जो इंडिया में लड़ रही है इसको नॉर्थ कमांड कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए आपको पड़ेगा कि जो इनकी एक कमांड या किसी एक एरिया के लिए जो इनकी फ़ौज होती है उसमें नेवी, एयरफोर्स और बड़ी फ़ौज ये सारी शामिल हो। नजरीन, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि झील के नॉर्थ में ऑलरेडी चाइना बैठा हुआ था फिंगर 4 के ऊपर, और उसके बाद उसने इसके 65% झील का जो है वो चाइना के पास था, जबकि 35% जो है इंडिया के पास था। अब जो 35 रह गया था उसके ऊपर चीन ने कब्जा किया। साउथ कॉर्नर, साउथ बैंक पर चाइना ने अपने 10,000 ट्रुप्स लगा दिए। अब मजीद उसके अंदर झील के अंदर उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए नेवी शिप उतार दिया। जिन्नात साहब ने कहा था कि हमें पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, तो डेप्सांग में उनकी पेट्रोलिंग रोक दी गई और उनका वहाँ पे उनको बोतल में बंद कर दिया गया। पेंगोंग सू झील में शिप उतार दिया और वहाँ भी अब मजीद वो आगे नहीं बढ़ सकते। चीन का एक और फड्डा है ताइवान के साथ। अमेरिका ने ताइवान को 700 अरब डॉलर की असले की डील की थी, जिसमें 400 अरब डॉलर के सिर्फ ड्रोन जो चीन के खिलाफ होने थे। अब चीन ने क्या किया कि वहाँ पर ताइवान के पास उन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, और इसको चीन ने कहा कि ये सिर्फ एक्सरसाइज ना समझें, ये हम जंग के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। जबकि अमेरिका ने चाइना को वार्न किया है कि चीन आग से ना खेले, चाहता था कि चीन के साथ ताइवान को लड़ाना चाहता था और अपना असला भी बेचना चाहता था, मगर अब चीन ने ताइवान का घेरा कर लिया है, घेराव कर लिया है, और ताइवान के अंदर 16 एयरक्राफ्ट, और ताइवान और इंडिया को हमें साथ साथ देखना पड़ेगा। चीन इंडिया के साथ जंग करता है तो पीछे अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा और बैक उसकी कमज़ोर हो जाएगी। तो इससे पहले कि वो चीन के इंडिया के साथ जंग करे, पहले ताइवान के साथ निपटना होगा, उसकी टाँटा ख़त्म करनी होगी, और जब तक उसकी टाँटा ख़त्म नहीं होगी तब तक चीन गैर महफूज रहेगा। तो पहले ताइवान जाएगा और फिर इंडिया, जो मेरा ख्याल है, जो मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जंगी माहिर नहीं हूँ, बहरहाल जो मैं सोच रहा हूँ कि वो अपनी बैक को कभी किसी सूरत में कमज़ोर नहीं करना चाहेगा। तो पहले ताइवान की टाँटा ख़त्म होगी, फिर इंडिया की ख़त्म होगी, या दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। सदर्न कमांड और नॉर्थ कमांड दोनों एक साथ चलती रहेंगी। अब नाज़रीन, इसके मज़ीद डेवलपमेंट क्या आती है इसके सब बारे में आपके साथ राब्ते में रहूँगा, आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जयनाथ साहब हैं, उनका सर झुका या नहीं, या उन्होंने किसी का झुकाया या नहीं, मुझे इतना पता है 38,000 मुरबा किलोमीटर लद्दाख में खो दिया,
पेंगांग सू झील गई। पेंगांग सू झील के दूसरी तरफ 10,000 ट्रुप्स पहुंच गए, झील के अंदर नेवी शिप पहुंच गया। इससे ज़्यादा और झुकना किसे कहते हैं? आपने कभी ये बयान नहीं दिया कि हम वो एरिया वापस लेंगे या लेना चाहेंगे या जंग करेंगे। और दूसरा, आपने ये जो आपका बयान है कि ना तो अपना साथ झुकने देगा और ना ही हम किसी को झुकाना चाहते हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ना तो हम जंग करेंगे और ना ही हम जंग करना चाहते हैं। पेट्रोलिंग से कोई नहीं रोक सकता, तो अब आप पेट्रोलिंग करके दिखाएं वहाँ पे डेप्सांग में। आपने ये नहीं बताया कि हमें डेप्सांग में पेट्रोलिंग करने से रोका गया, लेकिन क्योंकि बात सामने आ जाती है और ये ऐसा दौर है कि ग्लोबल विलेज है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो इस दुनिया के ग्लोबल विलेज में ये बात 1 मिनट में पता चल गई कि कहाँ पे आपको रोका गया था, लेकिन हमें थोड़ा सर्च करने में टाइम लग गया। और आपकी जो मायूसी है, जो लाचारगी है, जो बेबसी है, उसको अपना आप छुपा नहीं सके। तो इसी के साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।